नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते 2 दिन से पूरा देश देर रात तक अपने टेलीविजन चैनलों पर, डीडी न्यूज पर और लोकसभा टीवी पर, संसद टीवी पर नजरें गड़ाए बैठा था, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक पर लगातार चर्चा चल रही थी और भारत की संसद ने इतिहास बनाया और मोदी सरकार ने भी एक इतिहास बनाया। वक्फ संशोधन विधेयक बीते 2 दिन में लंबी चर्चा के बाद पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा से पारित हो गया। लोकसभा में रात 2 बजे वोटिंग हुई है, जबकि राज्यसभा में वोटिंग रात 2:30 बजे हुई है। एक लंबी बहस चली, अच्छी बहस चली और लोगों को बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन बहुत कुछ समझ में नहीं भी आया। लेकिन देश देख रहा है, देश जान रहा है कि दरअसल इसमें कुछ मुद्दे भी हैं, लेकिन कुछ राजनीति भी है। कई मुद्दों का, कई राजनीति का इतना घालमेल हो गया है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये संशोधन जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा, क्या होगा देश में। अब जबकि वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया तो फिर क्या बदलाव आएगा, वक्फ बोर्ड जो हैं उनकी कार्यप्रणाली में क्या बदलाव आएगा, देश में क्या बदलाव आएगा और आम मुसलमानों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में लगातार उठ रहे हैं। तो आज हमने 2 टूक में तय किया, क्योंकि सवाल बहुत हैं, आशंकाएं बहुत हैं, शंकाएं बहुत हैं। तो आज हमने सोचा कि इन आशंकाओं और शंकाओं पर आज 2 टूक किया जाए। फिर से कह रहा हूं, संसद में जो डिबेट हुई वो आपने सुनी होगी। सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि ये रही कि सरकार ने दरअसल जितना सोचा था, सरकार को उससे ज्यादा समर्थन मिला। हालांकि ये कहा जा रहा था, लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि ये जो मोदी सरकार है 2024 के बाद, जो तीसरे टर्म की मोदी सरकार है, ये 240 सीटों वाली सरकार है, 303 वाले मोदी नहीं है ये। तो ये कहा जा रहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करा लेना लगभग असंभव है। संसद में भी विरोध होगा, संसद के बाहर भी विरोध होगा और लगातार देश में जो माहौल बनाने की कोशिश चल रही थी वो भी हमने देखा। कैसे सड़कों पर जो है इसको लेकर के प्रदर्शन हुए, कैसे विरोध प्रदर्शन किए गए, काली पट्टी बांधी गई, ईद के दिन किस तरह से राजनीति की गई, सब हमने देखा। लेकिन अंततः सरकार को उसके समर्थन की जो उम्मीद थी उससे ज्यादा वोट मिले। अब ये क्या मायने है, ये राजनीतिक मायने है। लेकिन आज 2 टूक में, जैसे मैंने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के, अब क्योंकि ये सिर्फ एक औपचारिकता भर है, ये पारित हो चुका है, अब इस पर राष्ट्रपति के दस्तखत होने हैं। राष्ट्रपति के दस्तखत होने के साथ ये कानून बन जाएगा और एक बड़ा बदलाव जो है उस तरफ देश बढ़ जाएगा। हालांकि इसको चुनौती भी दी जा रही है। इसको अब तक 2 नेताओं ने जो है, 2 पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वो उनका संवैधानिक हक है, अधिकार है, वो दे सकते हैं। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि इस तरह के मामलों में कोर्ट में जाने में जो लोग पार्टियां भी जा रही हैं उनको उसमें कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार बार बार कह चुकी है कि बड़े ठोक बजाकर चर्चा के बाद और विधि के जानकार लोग हैं उनसे सबसे बातचीत करने के बाद इस विधेयक को लाया गया है। कानूनी रूप से ये मामला सही है। जो लोग इसको कोर्ट ले जाना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, ये संविधान का उल्लंघन है। अब ये सब चीजें तो अदालतों में तय होंगी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में तय होंगी। लेकिन आज हम 2 टूक में विशेष तौर पर, आज कोई राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं होगा। आज हमारे साथ कुछ मुस्लिम विद्वान हैं, कुछ मौलाना हैं, जिनसे हम सीधी बात करेंगे, 2 टूक चर्चा करेंगे कि दरअसल ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है इससे क्या असर पड़ेगा। और जो सवाल आपके मन में भी हैं, जो देश के मन में भी है, एक आम मुसलमान के मन में भी हो सकता है, सवाल कहाँ खत्म होते हैं और राजनीति कहाँ शुरू होती है, इन सब पर आज 2 टूक होगा। इससे पहले देखिए किस तरह से बिल पारित हुआ और सड़कों पर अलग अलग तरह के नज़ारे हैं। कहीं से समर्थन की बात आ रही है, कुछ लोग विरोध में भी उतरे हुए हैं, तो उनके विरोध कितने जायज़ हैं उस पर भी 2 टूक बात होगी। लेकिन पहले ये देखिए क्या कुछ हो रहा है, दृश्य क्या है। ये जो पहले कांग्रेस के जमाने में बना वक्फ का कानून है, वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही।
यानी कि जहां पे कह दिया वक्फ की जमीन है वो फिर वक्फ की जमीन हो गई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसी सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्त ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। बिल इज पास्ड। तो इस तरह से राज्यसभा में ये बिल पारित हो गया। और जैसा मैंने कहा कि इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों की जो उनके तर्क हैं या कुतर्क हैं वो अलग जगह है, लेकिन मोटे तौर पर जो देश के आम मुसलमान हैं उनकी आवाज़ जो है इस संशोधन के पक्ष में है। ये हैरानी हो सकती है कि कुछ लोग जो हैं, जो नेता बनते हैं, जो राजनीतिक मुसलमान है, कहा जा रहा है कि जो विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक मुसलमान है, लेकिन आम लोगों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं उसको सुन लीजिए। फिर मैंने कहा फिर से आज हमारे बीच कोई राजनीतिक प्रवक्ता नहीं होगा, लेकिन आज मुस्लिम मौलाना हैं और विद्वान हैं, उनसे हम दो टूक करेंगे। पहले ये सुनिए आम लोगों की जबान। ये बहुत लाभदायक है देश के लिए। हमारे आने वाले भविष्य में इसका फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा लोगों को। ये बहुत पहले सरकार को कर देना चाहिए था, पिछली सरकारों को, जो कि अब मोदी जी ने कदम उठाया है। देखो जी, तकरीबन सारी पार्टियां तो विरोध करेंगी। जो अच्छे काम के लिए वो तो विरोध करते ही करते हैं, लेकिन जो ये काम हुआ ना, मैं नहीं कहता कि सबके नुकसान के, सबके फ़ायदे के लिए, लेकिन इतने लोगों को बेनिफिट मिलेगा ना। जैसे कोई भी जगह, जैसे कोई पीर बाबा या उसको कवर करने की कोशिश करते हैं और बाहर दुकानें बना लेते हैं और अपना समझो कि अपनी मंडी चलानी शुरू कर देते हैं। वो जो मोदी ने एक एक्शन लिया है ना, ये उनके समझो कि एक लगाम कसी गई है। इस बिल में फ़ायदा ही फ़ायदा है जनता के लिए। विपक्ष तो अपना काम करता ही है। विपक्ष का काम क्या है? आवाज़ उठाना। लेकिन मोदी जी ने जो किया है ये सही काम किया है, सबके फ़ायदे के लिए किया है। जनता जो है इससे परेशान नहीं है, आगे जाके परेशान नहीं होगी। ये बिल अगर पहले पास हो जाता तो वक्फ बोर्ड इतना आगे नहीं बढ़ता। जो इन्होंने इतनी संपत्तियाँ इकट्ठी की हैं ये हो नहीं पाती। ये ऐतिहासिक काम हुआ है। इस बिल के ज़रिए देश के करोड़ों मुसलमानों को जो पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आगे बढ़ने के दरवाजे इस बिल के ज़रिए खुले हैं। पसमानदा और गरीब मुसलमानों में खुशी की लहर है और हमने भी आज मिष्ठान वितरित किया है, आतिशबाजी की है। और जिस तरीके से मुसलमानों के विकास के रास्ते में एक अंधियारा था, वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद एक नई रोशनी की उम्मीद जगी है। चलिए, तो आपने तमाम वो आवाज़ें सुनी जो इसके पक्ष में आम मुसलमान, लेकिन मैंने कहा कुछ और आवाज़ें भी हैं जो विरोध कर रही हैं और उनमें जो विरोध की जो सवाल उठ रहे हैं उन सब सवालों पर एक एक करके आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए ध्यान से पूरे 1 घंटे तक जुड़े रहेगा। मैं पहले अपने मेहमानों का परिचय करवा दूं। आज मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आज 5 मेहमान मेरे साथ दो टूक में जुड़ेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ शादाब शम्स साहब हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। आपने इनको पिछले दिनों काफ़ी वोकल देखा होगा, लगातार जो है, जैसे इनके पीछे इस शो में भी आप अग्नि देख रहे हैं, वैसी शादाब साहब आग बरसा रहे हैं लगातार इस मुद्दे पर। मेरे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी साहब है, इस्लामी स्कॉलर हैं, स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ तीसरे मेहमान जुड़े हैं, मुफ्ती शमून कासमी साहब, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ 2 मेहमान और हैं। मेरे साथ वामिक रफ़ीक वारसी साहब हैं, इस्लामी जो है नेता हैं, धार्मिक नेता हैं, देवा शरीफ बाराबंकी से मेरे साथ जुड़े हैं, शुक्रिया आपका। और मेरे साथ फराह फैज़ जुड़ी हुई हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट की और सोशल एक्टिविस्ट हैं। और आपको याद होगा 3 तलाक में 2 टूक में अक्सर उनको आपने देखा होगा, 3 तलाक के मुद्दे को कोर्ट में ले जाने वाले, उसको लड़ने वालों में फराह फैज़ भी एक थी। आप 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले शादाब शम्स साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ क्योंकि आपने इस पूरे मामले को बड़ी करीब से देखा है। आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, तो सबसे बड़ी बात है आपका एक अनुभव रहा होगा, आपने वक्फ बोर्ड को जो है चलाया है इतने समय तक। अब ये जो कानून बदला है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे आपकी कार्यप्रणाली में, वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में क्या फ़र्क आ जाएगा? वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। अगर काश इस देश के पसमानदा समाज के साथ, गरीब मुसलमान के साथ ईमानदारी बरती गई होती तो आज ये मुसलमान इस हालात में ना होता और आज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ दिखाई न देता।
ईमानदारी के साथ जुल्म हुआ है इस गरीब मुसलमान के ऊपर। गरीब मुसलमान जिसका हक था वक्फ, उस वक्फ को लूटा गया, उस वक्फ पे अमीरों का कब्जा हो गया, और वो गरीब तरसी हुई निगाहों से मोदी जी की तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देखते रहे कि शायद कोई हमारी बात करेगा, और उनकी बात को बहुत ईमानदारी के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उम्मीद को एक नई किरण दी और इस वक्त को भी नाम दिया उम्मीद। और उस उम्मीद की किरण जो किरण रिजिजू के रूप में निखर के सामने आए, उन्होंने जिस तरह से ईमानदारी के साथ मुसलमानों के दर्द को समझते हुए इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को प्रेजेंट किया, और ताकत के साथ बब्बर शेर की तरह मेरे गृह मंत्री अमित शाह पीछे खड़े रहे और कहा कि एक अल्पसंख्यक को दबने की जरूरत नहीं है, किरण रिजिजू तुम ताकत से लड़ते रहे ना, तुम्हारा गृह मंत्री तुम्हारे पीछे खड़ा है। उसी प्रकार उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि गरीब मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, अब देश के पसमानदाओं को अशराफ से डरने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा गृह मंत्री, तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब तुम्हारे पीछे खड़ा है, और आप पूरी ईमानदारी से एक वोकल वॉइस के साथ अपनी बात को रख सकते हैं। शायद उसी से हमें ताकत मिली कि हम भी अपनी बात को ईमानदारी से आज आपके सामने रख पा रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि वक्फ था ही गरीबों के लिए। वक्फ एक दान है, हर धर्म में दान होता है। लोग जो अमीर पैसे वाले होते हैं या जिनके पास गुंजाइश होती है, वो तमाम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम जब दुनिया में आते हैं, जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो ये कहते हैं कि जो दुनिया में आया और जब दुनिया से जाएगा तो कई बार इस बीच में हमसे कुछ गुनाह हो जाते हैं जाने अनजाने में, और हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को दान इसलिए करते हैं कि हमारे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी गरीबों के, मिस्कीनों के, यतीमों के काम आए, और इससे जब उनको लाभ मिले तो उसका हमें कुछ पुण्य मिले, और जो पाप हमारे हुए हैं वो इसकी बराबरी कर दें और हमें स्वर्ग मिल जाए, जन्नत मिल जाए, हेवन मिल जाए। उस दान को वक्फ कहते हैं। और वो जो वक्फ मिला, उस वक्फ को ईमानदारी से जिस गरीब की वाकिफ ने जिस सोच के साथ उसे दान किया था, उसकी सोच को डस्टबिन करते हुए उसके ऊपर कौन बैठा? उसके ऊपर बैठे पॉलिटिकल लीडर्स, उसके ऊपर बैठे कुछ वो मुस्लिम धर्मगुरु जो बैकडोर से इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों को वोट बैंक इकट्ठा करके देते थे, वो लोग बैठे उसके ऊपर। और उन्होंने कहा कि बाकी तो तुम सारे बदलाव करते रहो, लेकिन जो प्रॉफिट का मामला है, जो इसका बेनिफिट है औकाफ की जमीनों का, वो सिर्फ हम इंजॉय करेंगे। और उसका जीता जागता सबूत है 9 लाख हेक्टेयर जमीन किसी कम्युनिटी के पास हो, किसी के बड़ों के पास हो, क्या उसके बच्चे भूखे मरेंगे? क्या उनके बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा होगा? नहीं। क्या उनके बच्चों के हाथ? शादाब साहब, आपको रोक रहा हूं, इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि जब ये सारी आप बात करते हैं, मैं इससे पहले भी लगातार इस टेलीविजन पर लगातार डिबेट्स होती रही, तो बार बार ये कहा गया भाई आप तो चेयरमैन है वक्फ उत्तराखंड बोर्ड के, तो चेयरमैन है, और उसके बावजूद भी अगर आप नहीं रोक पा रहे तो फिर इसका मतलब क्या कानून से रुकेगा ये? अगर इसमें जो आप टॉप पर हैं, उस बॉडी में टॉप पर हैं, तो सवाल ये है कि आप जैसे लोग क्यों नहीं रोक पाए? अगर आप लोग इसको, आप लोगों को मालूम था कि इसमें करप्शन, बहुत सही, बहुत अच्छा प्रश्न। मैं आपको बताता हूं अशोक भाई कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। ये एक्ट, जिसको ये बहुत अच्छा एक्ट कह रहे हैं, असल में ये 3rd क्लास एक्ट है। आपके सामने वाला कि नया जी वाला? पुराने वाला। इस एक्ट में वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की हैसियत कुछ नहीं है। आपके सामने, अगर मेरे सामने मेरी वक्फ बोर्ड की लैंड पे कब्जा हो रहा है, मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं उस कब्जे को रोक सकूं, मैं उस कब्जे को हटा सकूं। मैं वकील करूंगा, धारा 54 का नोटिस दूंगा, वो मामला ट्रिब्यूनल जाएगा, और वो जो इंक्रोचर है, वो जो वक्फ माफिया है, वो सेटिंग गेटिंग करता घूमेगा, फिर वो हमारे मामले को पेंडिंग करता रहेगा। फिर मामला जब ट्रिब्यूनल से आ जाएगा कि इसको रिवोक कराओ, हम फिर दोबारा उसे वो डीएम के या मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, वहां से वो उसे हटाने की कार्रवाई करेगा। 2-3 साल बाद वो कब्जा हटेगा, फिर पता चला इधर कब्जा हटा, इधर फिर उसने कब्जा कर लिया। भाई क्या है, मजाक है ये? यानी आप कह रहे हैं कि जो वक्फ माफिया है वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के ऊपर भी भारी पड़ता है? 100%। जो पुराना कानून था उसके 100%। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा बहुत अच्छा कानून है। आप ये देखिए कि ये जो वक्फ एक्ट है, इसके ऊपर बैठा कौन है? हमने 1 दर्जन से ज्यादा धाराओं में मुकदमा किया। एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक पूर्व सांसद हैं,
क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपके चैनल पे, क्योंकि उनका नाम आ चुका है कई बार। अकबर अहमद डंपी साहब जी। उन्होंने आपने कह दिया तो फिर कोई बात ही नहीं रही, फिर तो पराई हो गई बात, अब तो कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो अकबर अहमद डंपी साहब ने रिसोर्ट बनाया है रामगढ़ नैनीताल में। अब बताइए, अब उनके ऊपर हमने 420 और के साथ साथ 420 के साथ साथ 1 दर्जन से ज्यादा धाराओं में मुकदमा किया। हमारे सीओ थे आईजी मुख्तार मोहसिन, उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कैसे कब्जा करते हैं इनके ऊपर, दबा के उन्होंने उनको ठोका। लेकिन वो किसी से खबर भिजवाते हैं, एक तो सेटिंग गेटिंग कर लेते हैं, दूसरी लाइन निकलती है कि चलो एक काम कर लेते हैं, ये तो हमने चेंज कर ली है, अब हमारी बात हो गई थी वक्फ बोर्ड में। भाई वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ क्या गरीब मुसलमानों के लिए है? नेताओं के ऊपर लागू नहीं होता वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। दूसरे एक एमपी कांग्रेस के सईदुज्जमा साहब मुजफ्फरनगर से आते हैं, वो कलियर के अंदर एक बहुत बड़ा बंगला, उसके ऊपर कैप्चरिंग करके बैठे, उन्हें धारा 54 का नोटिस जारी किया, वक्फ बोर्ड के सदस्य भी रहे पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में। अब बताइए, अगर सदस्य चोर हो जाएं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चोर हो जाएं, वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली चोर हो जाएं, वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा बन जाए, तो फिर बचाएगा कौन? ऐसे ही हमारी कलियर, एक पीरान कलियर दरगाह शरीफ है, उसकी एक बड़ी जमीन थी, उस बड़ी जमीन के ऊपर वहां सज्जादा गद्दी नशीन, मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं अपने आप को, वो बैठ गए उस जमीन के ऊपर। उन्होंने कहा, उनके बड़े कहते थे हमारे बदन के कपड़े भी दरगाह साबिर पाक की अमानत है, हम खादिम हैं यहाँ के। आज उनके बच्चे कह रहे हैं हम मालिक हैं इस प्रॉपर्टी के। 100 एकड़ से ज्यादा जमीन अपने नाम पे दर्ज करा ली। हमने पता किया भाई ये जमीन इनके नाम पे कैसे चली गई, तो पता चला वक्फ बोर्ड केस हार गया, हाई कोर्ट हार गया, सुप्रीम कोर्ट हार गया, डबल बेंच हार गया। हमने कहा भाई कैसे हार गया, तो पता चला कि एक्स पार्टी हो गया। हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से पूछा भाई आप वहां थे, कैसे आपने लड़ाई नहीं लड़ी? कहने लगे वक्फ बोर्ड से हमने कहा, हमें वकील कर लिया, फीस दे दी, हमने कहा कागज भेज दो, कागज आ रहे हैं, कागज चल चुके हैं, कागज पहुंचने वाले हैं, वो कागज नहीं आए, केस के ऊपर ठप्पा लग के डस्टबिन चला गया केस, लेकिन कागज नहीं है। वक्फ बोर्ड पैसे केस को हारने के लेता है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की, देश की आजादी से लेके आज तक सारे वक्फ बोर्डों की सीबीआई जांच करानी चाहिए। जो वक्फ की संपत्ति को लूटा गया, जो दिख रहा है ना आपको वक्फ, इतने लाख करोड़ हेक्टेयर जमीन अंदर नहीं है, खोखला है, अंदर खाली है, अंदर खाली है, अंदर लूट मची है। अगर इसकी जांच हो जाए तो मैं कह रहा हूं सारे लकड़बग्गे सलाखों के पीछे होंगे, आईना कुछ और होगा। हिंदुस्तान से सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर निकलेगा तो वक्फ में निकलेगा। और मैं इस बात को एक बात कहकर कंक्लूड कर रहा हूं कि वक्फ बोर्ड के, मैं भी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूं, मेरे भी 2-2.5 साल हो गए। मैं कह रहा हूं मैं भी दूध का धुला नहीं हूं, तो मेरी भी जांच करो। कल को कोई कह दे कि शादाब शम्स का अपने आप को बचा ले गए, मेरी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। आपकी मंशा बिल्कुल सही है, और अगर आप ये कह रहे हैं तो अच्छी बात है, कम से कम आपकी आवाज में क्रेडिबिलिटी नजर आएगी, विश्वसनीयता नजर आएगी। अब वो जो जमीन है, मैं इस बात को कंप्लीट कर दूं, कलियर वाली जमीन, अब उसके ऊपर जिसपे सदियों से, सैकड़ों सालों से मेला लगता आया है, उनके औलाद कह रही है इसके मालिक हम हैं, अब खादिम मालिक हो गए। इससे बड़ा मजाक हो सकता है वक्फ के साथ क्या? वहां के गरीब लोग, कलियर के गरीब मुसलमान कह रहे हैं हम अपने खून से प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे, साबिर पाक की दरगाह की जमीन को बचा लीजिए। ये गुंडागिर्दी चल रही है, नेता चोर, मौलाना चोर, ये क्या चल रहा है भाई? क्या साबित करना चाह रहे हैं? अभी मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मैंने कहा कि ये जो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं, मुसलमान खाली मुसलमान नहीं है, क्योंकि जो आम मुसलमान है वो तो बेचारा मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने पे लगा है। नहीं, लेकिन वो तो जब आप पॉलिटिकल मुसलमान कहते हैं तो कुछ लोग कहेंगे आपको कि आप सरकारी मुसलमान हैं। मैं बोल तो रहा हूं, वो लोग कहेंगे आपको मैं कह रहा हूं इसलिए आप इस तरह की हमें बात, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं अभी पुतला दहन का कार्यक्रम शुरू हुआ है पूरे देश में, मेरे भी हरिद्वार में फूके जा रहे हैं। मैंने कहा भाई, यहां मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई शरीयत में तो दहन नहीं होता, अगर दहन करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, अब मैं कह रहा हूं जो पुतला दहन कर रहे हैं मुसलमान नहीं है। अब साबित कीजिए, इंटरेस्टिंग है, साबित कीजिए कि आप शरीयत आपको दहन हो रहे हैं। जो लोग इस्लाम के बात करते हैं, जो लोग कहते हैं हमारे रिलीजियस मामलों में इंटरफेयर किया जा रहा है, वो जो है पुतले दहन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल, लेकिन एक बात है कि चलिए अच्छी बात है कि ये, क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा था और लोग बार बार पूछ रहे थे कि भाई जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है वो खुद कह रहे हैं, तो वो उन्होंने क्यों नहीं भ्रष्टाचार रोक लिया, क्यों नहीं उसे कर लिया? हमने रोका ना। तो नहीं, तो ये मोटे तौर पर जो आपकी बात से समझ आई कि वक्फ माफिया जो है वो इतना स्ट्रांग था कि उसमें बहुत सारे चीजें जो है वो चाह कर भी नहीं हो सकती थी। लेकिन मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, क्या सवाल यह है कि अब ये जो कानून आ गया, क्या इसमें अगर मान लीजिए आप किसी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, शादाब साहब होते हैं, क्या उनको ताकत मिल गई है?
और सवाल यह कि क्या उनको ताकत मिल गई है, तो अब वो जिनको ताकत मिली है वो एक नया माफिया नहीं बनेगा, वो लोग कब्जे नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है इस नए उसमें विधेयक में? नए विधेयक में अशोक भाई इसकी गारंटी है, जो डीएम को और प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को लाया गया है कानून में कि डिस्ट्रिक्ट प्रशासन जो है वो वक्फ बोर्ड की चीज़ों को देखेगा, तो ये समझ लीजिएगा कि परेशानी क्या है। परेशानी को आप हाथ रखिएगा जहाँ परेशानी है। परेशानी ये है कि मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और मेरा कोई ज़मीन का झगड़ा है तो मुझे लखनऊ ट्रिब्यूनल जाना है, सीधा सीधा, बीच में नहीं रुकना है। अब मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैंने तो रेंट पर जगह ली थी, माफिया ने कब्जा कर ली है, तो मैं अब वो अर्जी लगाने के लिए लखनऊ कितनी बार जा सकता हूँ? 500 550 किलोमीटर चल के। ये पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जानता है, मिली लीडर जानते हैं, मिली मुस्लिम संगठन जानते हैं, सब जानते हैं। अब जब डीएम को पावर हो गई है तो मुझे कुछ नहीं करना, अपना थैला उठाना है, डीएम साहब के पास चले जाना है और जाके अपनी फरियाद लगा देनी है। और पूरा, जब मैं कहता हूँ एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक और जितनी भी और अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी डीएम देखता है, तो एक अगर वक्फ भी डीएम देख लेंगे और उसमें एक ट्रांसपेरेंसी, एक ईमानदारी और एक इंसाफ और एक शफाफियत आ जाएगी, तो क्यों हम लोग शोर मचा रहे हैं? एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत संजीदगी से मेरा सवाल है इस पूरी कौम से, मुस्लिम कौम से, कि पिछले 70 सालों में वक्फ आपके पास था। हमारी लीडरशिप कह रही है, शोर मचाती है कि वक्फ अल्लाह की अमानत है। बिल्कुल बेशक अल्लाह की अमानत है। वक्फ करने वाले ने उसको इसलिए दान की है, वाकिफ ने, ताकि वो इस्लामी तौर पर उसको चैरिटी करके खर्च किया जा सके। 70 सालों में ये मुस्लिम संगठन, हमारे मुस्लिम एमपीज, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी इस बात के लिए मुसलमान के बीच गया है क्या कि भाई तुम्हारी औकाफ की प्रॉपर्टियों पर कब्जे हो रहे हैं, कांग्रेस से बात की जाए, समाजवादी से बात की जाए? कभी सोचा है इस पर? या कभी आपने सुना है कि जंतर मंतर पर कोई धरना जमीयत उलमा हिंद ने दे दिया है कि साहब जमीनों के कब्जों को लेकर के धरना दिया जा रहा है? 70 साल में कभी मेरी मुस्लिम कौम ने सुना है कि कोई बच्चा IAS पढ़ करके वक्फ बोर्ड ने अपने पैसे से तैयार करा दिया है? जिस मेरी माँ बेटी को वजीफे के लिए, जिस विधवा को, जिस मिस्कीन को, जिस यतीम को आप 2000-1500 रुपए वजीफे देने के लिए 50 चक्कर वक्फ बोर्ड के ऑफिस के लगाते हो, तो वो अंदर बैठा मुलाजिम उसी वक्फ बोर्ड, उसी यतीम और मिस्कीन के पैसे से 50,000 रुपए तनख्वाह पा रहा है। और वो मेरी माँ बहन चूतिया घिस रही है, सुबह शाम आ रही है, महीने में 1500-2000 रुपए के वजीफे के लिए। क्या ये मेरी मुस्लिम कौम यही इंसाफ देखना चाहती थी इस मुल्क में? 70 सालों में आज मुझसे लोग पूछ रहे हैं, मुफ्ती साहब आप बिल को सपोर्ट करते हो, आप एक मुफ्ती हो और क्यों सपोर्ट कर रहे हो, इसके फायदे क्या हैं? मैंने कहा चलो मैं बताऊंगा फायदे, तो फायदे दिख भी रहे हैं, ऐसा नहीं फायदे भी होंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सवाल करने वाले उन लोगों से पूछेंगे जिन्होंने 70 साल तक हर वक्त मुसलमानों की हुक्मरानी, कांग्रेस की हुक्मरानी, मुसलमान चेयरमैन, मुतवल्ली मुसलमान, सब कुछ तो मुसलमान ही होता था? कभी मेरी कौम ने जाग करके देखा? कभी मेरी कौम ने अपने ज़मीर को झंझोड़ा इस बात पर, मेरी कौम ने, मेरी कौम की लीडरशिप ने, कि वो जाकर के उस चेयरमैन, उस मुतवल्ली और उन लैंड माफिया से पूछे कि तुमने हमारे बाप दादा की दी हुई ज़मीन के साथ क्या सलूक किया है? कभी नहीं पूछा होगा। लेकिन आज एक देश में एक ऐसी तारीखी, एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अगर सबसे पिछली सफ में खड़े हुए इंसान को, मुसलमान को खासतौर से आगे लाना चाहते हैं उस वक्फ के जरिए, तो आज सबसे ज्यादा परेशान वो हैं जिनके पास वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मैं अपनी मुस्लिम कौम से ये पूछना चाहता हूं कि आज तक के जितने संशोधन हुए हैं, क्या वो सब भी इसी तरह असंवैधानिक थे जिस तरह आप कह रहे हो? भाई, पार्लियामेंट को इख्तियार दिया है जनता ने चुन करके भेजा है, लोकसभा के एमपीज को, राज्यसभा के एमपीज को। पार्लियामेंट में संशोधन हो रहा है, अगर पार्लियामेंट में चीज जो हो रही है वो भी असंवैधानिक है, तो फिर संविधान क्या जंतर मंतर पर है? उसमें एक सवाल ये आता है ना मुफ्ती साहब, उसमें लोग ये कहते हैं कि भाई वक्फ जो, और ये सवाल है, ये सवाल जो है जरूर इस सवाल को भी आप लोगों को एड्रेस करना चाहिए। मैं करूंगा, बताइए कि भाई ये जो वक्फ है ये तो रिलीजियस बॉडी है। हाँ, मैं कह रहा हूं रिलीजियस बॉडी है, तो रिलीजियस बॉडी में इस तरह से इंटरफेयर आप नहीं कर सकते। और खास करके इस रिलीजियस बॉडी में दो जो है ये तय कर दिया गया कि कुछ गैर मुसलमान भी होंगे। एक रिलीजियस बॉडी में, और गुरुद्वारों में ऐसा नहीं होता, मंदिरों में ऐसा नहीं होता, बाकी सब जगह ऐसा नहीं होता, तो फिर यहाँ क्यों हो रहा है कि रिलीजियस बॉडी में जो है गैर मुस्लिम को डाल दिया? मैं कंप्लीट कर दूं अशोक भाई? नहीं, बिल्कुल, मैं इसलिए आपने कहा ना, इसलिए मैं एक डाउट को क्लियर करूंगा। देखिए, मैं सरकार बहुमत में एनडीए की, पूरा देश जान रहा है, लेकिन सरकार को जब महसूस हुआ कि मुस्लिम वर्ग में कुछ बेचैनी है, तो उन्होंने उसके लिए जेपीसी का गठन किया
और उससे एक कदम आगे बढ़कर के श्री जगदम्बिका पाल जी जो चेयरमैन महोदय हैं और श्री किरण रिजिजू जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, दोनों को मैंने देखा कि पूरे ग्रुप्स जितने भी आ रहे थे छोटे बड़े, सबके डाउट्स क्लियर करना, सबके साथ टाइम देना, और फिर इससे एक कदम आगे बढ़ करके वो पूरे देश में गए हैं। पूरे देश में जाकर के शहर शहर जाकर के उन्होंने लोगों से बात की। आप लोगों से चर्चा हुई थी? जी जी, मेरी भी चर्चा हुई, मैं भी गया हूं। मैं एक बात इसमें ये अर्ज करना चाहता हूं कि जैसा कि हम लोग, आपने जो अभी बताया कि ये रिलीजियस बॉडी है, वाकईतन है, मजहब का मसला है और इसमें कोई शक भी नहीं किया जा सकता। पिछले 70 सालों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों इस बात को नहीं कह सकी कि जिस सरकार से आप जिस सरकार से आप पैसे ले रहे हो 100 करोड़ 50 करोड़ सालाना, कम से कम बोर्ड को चलाने के लिए मेरे भाई बैठे हैं, आप इनसे पूछो अगर स्टेट गवर्नमेंट इनको ग्रांट नहीं देगी तो क्या ये अपने इमामों को, मौलवियों को तनख्वाह दे सकते हैं? नहीं दे सकते। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुझे मात्र एक ऐसा वक्फ बोर्ड बताओ अगर स्टेट गवर्नमेंट ने उसको ग्रांट न दी हो और उसने अपने मुलाजिमों को तनख्वाह दे दी हो। दिल्ली की बता रहा हूं मैं मिसाल आपको, 13 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली वक्फ बोर्ड के इमामों को। एलजी साहब ने फिर दी है 13 महीने के बाद, जब उनके बच्चे भूखे मरने लगे और दुकानदारों ने राशन देना भी बंद कर दिया, इमाम जा करके वहां रोए हैं, तो एलजी साहब ने दी है। मैं कहता हूं मेरी कौम ने कब क्यों नहीं पूछा कि सरकार से पैसे लेकर के तुम एक मजहबी बॉडी को क्यों चला रहे हो? बिल्कुल हमारे उलमा का तो अकीदा ये रहा है कि मजहब के नाम पर हम सरकार से पैसे नहीं लेंगे, मदरसों में नहीं लेंगे। आपने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, इसलिए मैं क्लैरिटी चाहता हूं। जी जी, और भाई ये कहा जा रहा है क्योंकि संसद में भी जो डिबेट चली और बाकी भी हमने सुना, वो कहते हैं कि जमीनों के प्रबंधन का मामला है, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है। आप कह रहे रिलीजियस बॉडी है, मैं कहता हूं मैं कह रहा हूं मजहबी मामला है वक्फ, लेकिन कमेटी जो है, देखो इसमें शुत्रमुर्ग वाला काम है। शुत्रमुर्ग देखा है अशोक भाई? शुत्रमुर्ग का जो काम है वो वक्फ बोर्ड का काम है। सरकार हिसाब मांगती है तो कहती है हम तो जो है वो सरकारी बॉडी नहीं है, और जब सरकार से मांगने जाते हैं तो कहते हैं हम हाफ सरकारी, नीम सरकारी बॉडी है। तो मैं कहता हूं टोटली सरकारी बॉडी है और टोटली सरकार की चीजें हैं। पूरे 70 साल के रिकॉर्ड में, मेरा तो चैलेंज है ये, पूरे 70 साल के रिकॉर्ड में मात्र एक वक्फ बोर्ड सामने आए कि हम अपने बल पे चलते थे, अपने किराए पर चलते थे, अपनी खेती पर चलते थे और हमने सरकार से कोई ग्रांट नहीं ली। जिस सरकार से आप ग्रांट ले रहे हो तो वो सरकार तो संशोधन भी करेगी, वो सरकार तो कानून से चलाएगी। देश कानून से चलता है, मजहब से नहीं चलता है देश। तो वक्फ भी सरकारी कमेटी है, वो भी कानून से चलेगी। एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूं, बार बार ये बात मेरे सामने भी आ रही है कि मुसलमान गैर मुस्लिम मेंबर्स होंगे। एक तो बहुत क्लियर ये बात है कि गैर मुस्लिम का मेंबर्स के लिए अगर आ भी जाए, मैं कहता हूं मैंने मान लिया, आप ही की बात को मैं सही करार दूंगा कि भाई मैं आपकी बात सही है, गैर मुस्लिम मेंबर होंगे। मुझे ये बताइए इस मुल्क में कोई ऐसी मिसाल हो कि गैर मुस्लिम मस्जिद का पड़ोसी हो, गैर मुस्लिम मस्जिद के जमीन का पड़ोसी हो, या पूरे मुल्क में मुझे एक मुसलमान खड़ा करके हाथ बताए कि सनातन के आदमी से, सिख धर्म के आदमी से, क्रिश्चियन से मस्जिद को ये तकलीफ पहुंची है। मैं हजारों ऐसी मस्जिदों को जानता हूं जिनकी सफाई मेरे सनातन के लोग करते हैं हरियाणा पंजाब में, वहां मुसलमान नाम की कोई चीज नहीं है और मस्जिदें आज तक इसी शक्ल में मौजूद है। बात करते हैं तो फिर वो कहता, लोग कहेंगे भाई आप तो आरएसएस वाले हैं, आप बीजेपी वाले हैं, आप इसलिए जो इस तरह से सनातन की बात करने लगे। देखिए मैं किसी का खुद विरोधी हो जाते हैं। मैं अशोक भाई किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता। वाकई मेरे साथ जो कुछ हो रही है वो अल्लाह के यहाँ में इसका फैसला होगा, अल्लाह ताला जानते हैं। ना मैं भाजपा का आदमी हूं और ना मैं आरएसएस का आदमी हूं। मैं सच बोल रहा हूं। एक ईमान वाले का फर्ज, एक अल्लाह को मानने वाले का फर्ज, एक रसूल को मानने वाले का फर्ज ये कि वो सच बोले। अगर इस मुल्क में ऐसा नहीं है कि पंजाब में हजारों मस्जिदों की सफाई सिख ना कर रहे हो, हरियाणा में मेरे सनातन के भाई ना कर रहे हो, तो आप मेरा हाथ पकड़ कर मुझे बता सकते हैं। अगर हम इस देश में रहते हैं, 100 करोड़ सनातनी है, तो हमें क्या तकलीफ है? हम शादियों में, ब्याहों में भाईचारा निभाएंगे और कमेटियों में नहीं। और फिर जब आजम खान कुंभ को चलाएंगे तो आपको चाहिए कुंभ का मेला, कारोबार आप उससे कर लें। जब वो ममता बनर्जी जो है वहां मंदिर का बोर्ड बनाएंगी तो वो मस्जिद को उसमें घुसा देंगी ले जाकर के मुसलमान को। आप वहां हक लेना चाहते हैं। अपने पास अगर कोई भाई आ रहा है और ट्रांसपेरेंसी है और हिसाब का ऑडिट है ना, साफ सुथरी चीजें हैं, तो हमारी तरफ से सिख मेंबर हो, ईसाई मेंबर हो, सनातन के लोग मेंबर हो, सबका स्वागत है। ओके, चलिए मैं फिर से कह रहा हूं, आज दो टूक तो है लेकिन दो टूक सवाल हैं आज। और मेरे साथ जो पैनल है वो बड़े विद्वान लोग हैं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं, कानून के जानकार हैं। तो इसलिए जो है जो सवाल तमाम उठ रहे हैं उन पर एक क्लैरिटी के पर्पस से मैं बात कर रहा हूं। इसलिए मैं बाकी मेहमानों के पास भी एक एक करके जाऊंगा और सबसे सवालों का जवाब लूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सवाल सिर्फ ये है कि क्या बोले मौलाना। आज हम इस पर लगातार चर्चा करें क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक जो है पारित हो चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ जो है ये कानून बन जाएगा। तो इसको लेकर ये जो बदलाव हुआ है उसको लेकर मुस्लिम विद्वान मौलाना क्या कहते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की मुख्तलिफ आवाज़ें हम सुन रहे हैं। कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ जो है मुस्लिम विद्वान हैं, कुछ मौलाना हैं, कुछ वकील हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं, कुछ लोगों के कुतर्क भी हैं। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इस्लामी मामलों के जानकार हैं, जो देश के विद्वान हैं, मौलाना हैं, वो क्या कह रहे हैं। मेरे साथ जो पैनल है, आज कोई राजनीतिक प्रवक्ता नहीं है, मेरे साथ आज 5 लोग जुड़े हुए हैं और शादाब शम्स साहब जुड़े हुए हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, इस्लामी स्कॉलर हैं। मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं अध्यक्ष उत्तराखंड मुस्लिम मदरसा एजुकेशन के। वामिक रफ़ीक वारसी साहब हैं मेरे साथ, इस्लामी नेता हैं, देवा शरीफ बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। फराह फैज़ मेरे साथ जुड़ी हुए हैं, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट सोशल एक्टिविस्ट हैं साथ साथ। वामिक रफ़ीक साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये बदलाव जो है क्या कुछ बदल देगा आम मुसलमान की ज़िंदगी में, क्योंकि अभी भी सड़कों पर हम 2 तरह के दृश्य दिख रहे हैं। कुछ लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। और जो विरोध कर रहे हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें विरोध में कुछ तो ये भी कह रहे थे कि अब भारत में मुसलमान जो है दाढ़ी नहीं रख पाएगा, टोपी नहीं पहन पाएगा। हालांकि आप तीन मेहमान मेरे प्रोग्राम में टोपी पहन कर आए हुए हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे मुसलमान दाढ़ी नहीं रख पाएगा, टोपी नहीं पहन पाएगा, मुस्लिम लड़कियां जो है, खवातीन जो है वो बुर्का नहीं पहन पाएंगी। तो क्या इतना बड़ा जुल्म हो रहा है क्या? जी, ऐसा ये जुर्म नहीं है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। ये मुल्क को बहुत फायदा पहुंचाएगा ये बिल। और यहाँ की जो गुर्बत और परेशानी मुसलमानों की है, जिनको अभी तक इतने दिनों से वक्फ बोर्ड के जरिए से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये बिल पास होने का मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं। इसको जिसने भी पास किया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने कम से कम एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा था ये वक्फ के मामला जो है, तो कम से कम अब सरकार कलेक्टर के अंडर में आएगी तो उसकी बात सुनवाई होगी और उनकी बातों पर लगाम भी लगेगी। दूसरी बात यह है कि ये किसी जाति और धर्म का मामला नहीं। मैं देवा शरीफ हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सूफीज़्म की दरगाह है जी, और इस दरगाह के अंदर यहाँ के जो रहनुमा हैं जिनकी दरगाह है, उन्होंने एक स्लोगन कहा था कि जो रब है वही राम, और धर्म परिवर्तन नहीं कर्म परिवर्तन की जगह है। तो इस वक्फ बोर्ड के इस बिल से हम लोग तो बेपनाह खुश हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा किसी पार्टी या उससे नहीं मतलब है, मगर एक खास की बात यह है कि ये बहुत बड़ा उन्होंने रुतबे का काम किया है। और 70 साल से आज तक ये सबसे बदतर हालात के अंदर वक्फ बोर्ड के हालात थे। यहाँ तक कि वक्फ में पैसा तो बेपनाह आता है, मगर वो अपने एम्प्लॉइज को 3-3, 4-4 साल से अपनी सैलरी भी नहीं दे पाते और वो रोड पे घूमते हैं, बेचारे परेशान रहते हैं। तो इस बिल का हम लोग तो बेपनाह स्वागत करते हैं और ये चाहते हैं कि इस बिल को लागू होने में जल्दी से जल्दी सरकार इसके इम्प्लीमेशन करे इसको, और इन जितने भी चेयरमैन हैं इन सबको सस्पेंड करके और इनके खिलाफ न्यायिक जांच कराने का ऑर्डर करे। शादाब साहब भी हैं चेयरमैन एक। मैं साथ हूं इसके, मैं इसके साथ हूं। तो किसी शादाब साहब से किसी से जातियात पे नहीं है, मगर बात सिर्फ ये है कि इन लोगों ने तूफान मचा दिया था। बिल्कुल सही। और आज प्रधानमंत्री जी इस लायक
अल्लाह पाक ने उनको बनाया कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश कर दी, बहुत बड़ी कर दी। कासमी तो हम साहब लोग तो ये चाहते थे कि ये वक्फ का नाम ही निशान ही खत्म कर दिया जाए बिल्कुल, जो क्योंकि इन लोगों ने तो वक्फ बोर्ड के नाम से गरीबों को जो फायदा होने वाला था वो बड़े लोग अपने ऊपर फायदा किए हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि बड़ी बड़ी इमारतों में, लखनऊ मेरा बगल में है, लखनऊ में देखिए, लखनऊ के आसपास देखिए, सब इमारतों पर उनका कब्जा है, उनसे फायदे उठा रहे हैं और फायदे अपने लोगों को पहुंचा रहे हैं। मगर गरीब गुरबा और जो बच्चे हैं उनकी ना पढ़ाई पे पैसा देते हैं वो, ना उनकी प्रोग्रेस के ऊपर उनको अगर वो चाहें, वो उनके पास यही होता है कि मेरा वक्फ बोर्ड जो है घाटे में चल रहा है मेरे पास। तो ये वक्फ बिल का तो बेपनाह हम लोग तो इसका स्वागत करते हैं और ये कामयाबी की तरफ जाएगा और इंशाल्लाह इसके अंदर जो है इसको लागू होने के बाद बहुत बड़ा फायदा हमारे माइनॉरिटी के लोगों को मिलेगा। कासमी साहब, जो बात अभी वामिक रफीक साहब कह रहे हैं उससे जुड़ा एक सवाल मैं आपके सामने, क्योंकि मैंने आज अपने कुछ दर्शकों से भी कहा था कि भाई आप पूछिए आज मौलानाओं से क्या सवाल पूछना चाहते हैं। मुझे मनीष गर्ग हैं, उनका सवाल आया, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा, अमित शाह जी ने जो लोकसभा में कहा था उसी का जवाब ले लीजिए। दरअसल अमित शाह ने एक सवाल उठाया था जिसकी तरफ वो जिक्र भी कर रहे हैं वामिक साहब, कि भैया ये 500 करोड़ की संपत्ति का किराया 12,000 रुपये आता है, ये क्या कैसे होता है, ये पूरा प्रबंधन, क्या इसमें घोटालेबाजी होती है, ये देश जानना चाहता है। और एक सवाल और आपसे पूछूंगा, आपने टोपी पहनी है, पहन पाएंगे टोपी आगे भी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं अब टोपी नहीं पहन पाएंगे मुसलमान। हमारे मुफ्ती साहब की टोपी तो आला किस्म की है वैसे भी बहुत। जी, मुझसे पूछ रहे हैं क्या आप? जी नहीं, मेरा कासमी साहब से है। जी जी जी। अशोक जी, आज मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक साहस का और एक विज़न के साथ जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं, इस पर पूरे भारत के लोग, मैं समझता हूं कि कुछ देर के बाद ये सारे के सारे लोग बधाइयाँ देंगे। इसलिए कि मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री, उनकी बैकग्राउंड कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई आईएएस भी पैदा नहीं हुआ उनके घर के अंदर, कोई बड़ा नेता भी पैदा नहीं हुआ। एक साधारण घर में पैदा होने वाले एक व्यक्ति अगर असाधारण काम कर सकता है, तो मैं ये कहूँगा कि ये बारी ताला का, यानी अल्लाह पाक का अगर निज़ाम समझने का प्रयास करें हमारे भारत के लोग, तो कुरान के मैं एक आयत का हवाला दे रहा हूँ। अल्लाह पाक कहते हैं, यानी अल्लाह ईश्वर गॉड खुदा, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, आखिर तक मुल्क हमारा है, हम जिसे चाहते हैं उसे हुकूमत देते हैं और हुकूमत हमारी तरफ से इज़्ज़त है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, उनके मन में ये बात डाली कि 70 साल की आज़ादी के बाद 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश के अंदर शासन चलाया और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उनके सपोर्टर थे। इन्होंने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जो काटने का नाकाम प्रयास किया, वो एक तारीख का हिस्सा है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में हमने जब माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया, उन्हें मॉडर्न एजुकेशन देने का हमने फैसला किया, तो उस वक्त हमारे कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो हमने धार्मिक एजुकेशन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड मदरसा ही है, मुझे ये मालूम है कि मदरसों के ज़रिए से क्या किया जा सकता है। पूरे देश के अंदर इन तथाकथित लोगों ने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटने का जो जुर्म किया है, तो वो तो सामने आएगा ही और कोई ना कोई तो आता ही। तो आज एक मसीहा के तौर से नरेंद्र मोदी जी ने ये साहस किया है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी जिसे राजेंद्र सिंह सच्चर जी की कमेटी ने, कांग्रेस ने ही उसे बनाया था, ये कहा था कि जिस 12,000 करोड़ उस वक्त था जी, उस वक्त, अब तो और बढ़ गया हो गया, जिसकी आमदनी इतनी हो सकती है, तो फिर वो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए लोग
जो 170 करोड़ या 117 करोड़ इतनी आमदनी होती है, तो आखिर वो पैसा जो तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है वो कहाँ गया? कांग्रेस पार्टी ने सारे जो अध्यक्ष बनाए वो थे जो नादार थे, गरीब थे, तो वो तो अमीर बन गए। जो भी अध्यक्ष बने, आज तक जो अध्यक्ष बने वो तो अमीर बन गए, मगर जिनके लिए वो प्रॉपर्टी वक्फ की गई थी वो गरीब के गरीब ही रहे। उन्हें लिखने और पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है। और सितम बालाए सितम ये है कि जिनके नाम पर ये वक्फ प्रॉपर्टी दान की गई, आज उन्हीं को सड़कों पर लाया जा रहा है कि तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे कब्रिस्तान, इस पे कब्जा हो जाएगा। अशोक जी, और एक बात आपको मैं बता दूं कि मैंने बड़े चैलेंज के साथ तमाम नेशनल चैनलों पे ये बात कही है। यूसीसी हमारे उत्तराखंड के अंदर आया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहल की, तो मैंने मुसलमानों से ये पूछा कि भाई इसका एक प्रावधान कोई बताओ जो इस्लाम से टकरा रहा हो। कुप्रथाओं पर अंकुश है, किसी आपकी किसी प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी नमाज के ऊपर, आपकी पूजा पद्धति के ऊपर कोई नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की बात आती है तो हम कहते हैं भाई निकाह का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए, शादी का रजिस्ट्रेशन। तो अब आप ये समझ लीजिएगा कि कोई एक ऐसी चीज नहीं है भाई, ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार है और संविधान से चलने वाली सरकार है। तो जो संविधान एक गरीब आदमी को इस देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, वो संविधान आज उन गरीब मुसलमानों को क्यों मुख्यधारा से नहीं जोड़ सकता है? पर ये मैं समझना चाह रहा हूँ, ये जो विरोध कर रहे हैं ये कौन लोग हैं जो सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान जो है अब इस देश में सेकंड क्लास ग्रेट सिटीजन हो? ये लोग कौन है? क्योंकि अगर आप लोग मौलाना मुफ्ती लोग हैं, आप सब लोग जानकार लोग हैं, इस्लामी विद्वान हैं, आप लोग ये बात क्यों नहीं नीचे तक ये आप शायद आप अशोक भाई मेरे से बहुत पुराने आपका मेरा वो है, जब हमारा आंदोलन चल रहा था जी हमने उस करप्ट सरकार को यहां से हमने ये संकल्प लिया था 2014 में। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो मेरी एक 15 सेकंड की एक मेरी स्वामी रामदेव जी और जब हम चले हैं पूरे, तो हमने कहा था कि हम उस वक्त तक घर नहीं आएंगे जब तक इस करप्ट सरकार को यहां से रुखसत नहीं करते। जी ठीक। आज मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं, मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये मुस्लिम तंजीमें आज ये बताएं, इन्हें ये डर है अब कि इनसे हिसाब लिया जाएगा। वो जमीनें, वो लीज की जमीन, कोई भी आदमी हो उसमें लीज पर आप 100 साल के लिए कैसे दे सकते हैं? वक्त की जमीन को ना बेचा जा सकता है, ना ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अब इनके बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, यानी 50 रुपए के किराए पर, और अथा पावर दे दी गई थी इन्हें। वक्फ बोर्ड को अथा पावर दी गई। अगर कोई ये कहता है कि इनके पास पावर, उस पावर को दिया इसलिए गया था, इसी को तुष्टीकरण कहते हैं, कि मुसलमानों को खुश करने के लिए वक्फ बोर्डों के चेयरमैन तो अमीर हो गए, वक्फ बोर्डों के चेयरमैन तो अमीर हो गए। उनकी हालत देखिए आप। और सही कहा वामिक जी ने कि इन्हें फौरी तौर से, जैसे ये एक्ट बनेगा, ये सस्पेंड होने चाहिए, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इन्हें सलाखों के पीछे डालना चाहिए, इसलिए कि इन लोगों ने कौम के नहीं मुल्क के साथ देशद्रोह का काम किया। और अशोक जी आपको और कहना चाहता हूं, जो आपने, मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूं, मेरी आवाज आज से नहीं, 2010 में जब हमने आंदोलन शुरू किया था, हमने इन्हीं सारी चीजों को, हमने यहाँ के करप्ट आदमी को, हमने उस वक्त मैंने कहा था, वो ऑन रिकॉर्ड है कि आदमी एक दिन जेल में जाएगा। मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं, उसके ग्रुप की बात कर रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे कि इस देश में कोई भी मक्कार, कोई भी देशद्रोही बच नहीं पाएगा। तो उस वक्त हमने ये कहा था कि सब्र कीजिए। तो आपको लगता है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, बाकी लोग हैं, सब लोग इस करप्शन में शामिल थे? बिल्कुल 101%, 100%, 101%। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चैलेंज करना चाहता हूं। और आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मेरी बात को, इन्हें मुसलमानों के कौन से, भाई प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, एक प्रधान का भी चुनाव होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों की नुमाइंदगी का दम भरता है, आज तक उसका चुनाव कब हुआ है? इन्होंने मिलकर के एक एनजीओ बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। हम आईएसी के फाउंडर मेंबर हो सकते हैं, हम एक आंदोलन चला सकते हैं, वक्फ बोर्ड
मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्यों उन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए, उन्हें सच कहने वाले नहीं चाहिए। मैं आता हूं मुफ्ती साहब। मैं अशोक जी, बस 2-3 मिनट और मैं बहुत संयम से बैठा था। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज हमने उत्तराखंड के अंदर हमने अवैध मदरसों के ऊपर जो हमारी सरकार ने कार्रवाई की है, तो कल जहां की बात कर रहे हैं अभी हम, मैं आपको बता दूं कि मंगलौर के अंदर मुझे वहां फोर्स के लोगों ने कहा कि आप इधर समझ जाइए। मैंने कहा नहीं, आप कैसे हो सकता है। वही मदरसों के लोग, अभी आपको वीडियो भेजूंगा आपका नंबर लेकर के, उन्होंने हमारा स्वागत किया। हमने उनसे कहा कि बताओ तुम्हारे साथ ज्यादती कहां हो रही है। दरअसल बात क्या है अशोक साहब, कि अब तक जो हमारी मुस्लिम लीडरशिप है उसे खुल करके कहना चाहिए, खुल करके मैदान में आना चाहिए, और अपने कैरेक्टर के साथ। अगर आपका आचरण ठीक नहीं है तो अवाम पर आपका असर नहीं जाता। हमारा कैरेक्टर ऐसा है। हमने चैलेंज के साथ हम तमाम मुस्लिम तंजीमों से कह रहे हैं कि आप अपना ब्यौरा दीजिए, आपके ऑफिस कहां बने हुए हैं। मैं मुसलमानों से आपके जरिए से कहना चाहता हूं कि मुसलमानों, आज तुम्हें एक ऐसा मौका मिला है कि प्रधानमंत्री जी वो जब बार बार पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं, तो पार्लियामेंट की जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा कांग्रेस की तरह ऐसा नहीं कि जितने वादे उन्होंने किए आपको धोखा दिया। चलिए मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं जी अशोक साहब कि मुसलमानों को खास तौर से भ्रमित नहीं होना है। और एक बात ये देखनी है, जो एजिटेशन कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, एजिटेशन कर सकते हैं नॉन वायलेंस होकर के, मगर अपने बच्चों का ध्यान रखना। इनके बच्चों को देखो कि इनके बच्चे भी उसमें हैं कि नहीं है। आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए। ये भेड़िए हैं, तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। मुसलमानों, आप विश्वास करिए सरकार के ऊपर, सरकार संविधान से चल रही है। ओके, चलिए मैं फराह फैज जी आपके पास तुरंत आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं जानता हूं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इस छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं क्योंकि सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सवालों का एड्रेस कराया जा सके इस छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी, MDH कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं, और दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो पारित हो गया, और उसके बाद जो है जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आज हमारे साथ कोई मेहमान जो है कोई पॉलिटिकल मेहमान नहीं है, कोई राजनीतिक मेहमान नहीं, किसी पार्टी का नहीं है, क्योंकि पार्टी के जो मेहमान हैं वो अपनी अपनी लाइन पर बोल रहे हैं। लेकिन आज हम मौलानाओं से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये जो संशोधन विधेयक आया है इसके बाद क्या फर्क पड़ेगा और क्या कुछ होगा, और ये संशोधन विधेयक क्या वास्तव में सरकार जो कह रही है ये आम मुसलमानों के भले के लिए है, नहीं है। इन सब पे चर्चा करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको सीधा हम कोलंबो का हमारे पास कुछ दृश्य आए हैं। सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले कोलंबो पहुंचे हैं श्रीलंका की यात्रा पर। कोलंबो में ये प्रधानमंत्री का वहां पर भारतवंशी किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। ये कोलंबो के दृश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से पहले कोलंबो पहुंचे और हवाई अड्डे के बाद अब वो अपने होटल की तरफ रवाना हुए हैं, और वहां पर भारी तादाद में कोलंबो में जो तमाम भारतवंशी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए वो वहां पर उपलब्ध हैं, पहुंच गए हैं, सब प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के वहां पहुंचते ही मोदी के नारों से जो होटल है वो गूंज उठा, और सभी लोग
बाय बाय कर दो। चलो मेरे साथ। नमस्कार जी, वेलकम टू श्रीलंका। जय भारत माता की जय। बाय बाय कर दो। चलो मेरे साथ। नमस्कार जी, वेलकम टू श्रीलंका। जय भारत माता की जय।
बाय बाय कर दो चलो मेरे साथ नमस्कार जी वेलकम टू श्रीलंका जय भारत माता की जय कठपुतली शो है, आप देख रहे हैं पपेट शो, जहां रामायण की कहानी है। प्रधानमंत्री उसे बड़े गौर से देखते हुए श्रीलंका का भगवान श्री राम के साथ जो रिश्ता है वो सभी जानते हैं, और प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। जो वहां का स्थानीय निवासी और भारतवंशी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री लगातार मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। ये कोलंबो से सीधे दृश्य हैं। ये श्रीलंका के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये पपेट्री आर्टिस्ट हैं श्रीलंका के, नलिन, उनका ये पूरी कृति है। प्रधानमंत्री उसको देख रहे हैं, सराह रहे हैं। श्रीलंका में राम नाम की धूम है। देहरादून में आपका
तो ये आप कोलंबो से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलंबो पहुंचे हैं 2 दिन की यात्रा पर, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किस तरह से हुआ और वहां पर प्रधानमंत्री किस तरह से वहां के स्थानीय जो कलाकार हैं उनकी जो कृतियां हैं उनको देख रहे थे, उनको सराह रहे थे। एक बार फिर मैं लौटता हूं, हमारा आज का विषय लगातार मैं आपको बता चुका हूं कि आज हम विशेष रूप से वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो जो पारित हुआ है उसके बाद उसके तमाम प्रावधानों पर और साथ साथ इस पर भी कि उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर 2 तरफ की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं, कुछ जो है सच है, कुछ भ्रम है। सब कुछ जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इसको लेकर जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनकी मंशा भी देश समझ सके, आम मुसलमान भी समझ सके। फिर से एक बार बता दूं, मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। मेरे साथ शादाब शम्स हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। मेरे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं। मुफ्ती समून कासमी साहब हैं, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के। और वामिक रफ़ीक वारसी साहब है, इस्लामी नेता है देवा शरीफ बाराबंकी के। और मेरे साथ फराह फैज जुड़ी हुई है, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट की, सोशल एक्टिविस्ट हैं। फराह जी, आपके पास आ रहा हूँ और माफ़ी चाहता हूँ, आप अकेली महिला हैं, लेकिन आपके पास मैं अंत में आ पाया हूँ। लेकिन अभी आपसे कई सारे सवाल होंगे, क्योंकि आपने 3 तलाक का मामला भी लड़ा था, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था, जीती भी थी। अब ये जो वक्फ संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है, इसको लेकर भी कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, तो आपने इसके तमाम प्रावधान देखे होंगे। यहाँ जो चर्चा हो रही है उसको भी आपने सुना होगा। क्या आपको लगता है कि कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से क्या ये विधेयक जो है दुरुस्त है? सुप्रीम कोर्ट में जब बहस होगी, जिरा होगी, क्या आपको लगता है क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में इनको कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक ये कहावत है। तो ये लोग लास्ट तक ये चीज का प्रयास करेंगे कि इनकी जो दुकानें चल रही थी वो दुकानें बंद ना हो, इनके हाथ में जो लूट खसोट का एक जरिया था वो जरिया इनके हाथ से ना निकल जाए। तो ये आखिरी दम तक कोशिश करेंगे अपना वर्चस्व कायम रखने का, लोगों का बेवकूफ बनाने का और मुस्लिम कम्युनिटी में ये मैसेज देने का कि हमने इस लड़ाई को आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है, जबकि ये आम मुसलमानों के वेलफेयर के लिए कभी 1 इंच वक्फ बोर्ड की जमीन का नहीं खर्च करते, नहीं यूज करते। तो ये सिर्फ अपना वर्चस्व बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हालांकि अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट से इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जो बिल आया है इसमें इतनी ज्यादा चीजें आई हैं संशोधित होकर के, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है कुछ और ज्यादा इनको इससे ज्यादा रिलीफ दे सकता है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो इनका एक नेक्सस बना हुआ था, अपना बोर्ड बन गया, अपना वक्फ बन गया, खुद ही लोग जो हैं वो उस पे काबिज हो गए, दुकानें बना रखी है, किराया वसूल कर रहे हैं 20 रुपया महीना, 50 रुपया महीना, 100 रुपया महीना, 200 रुपया महीना, और अंडर द टेबल ले रहे हैं लाखों रुपया। अगर लाखों रुपया वो व्यक्ति जो वक्फ की जमीन को यूटिलाइज कर रहा है तो वो उसका बेनिफिट लेने का हकदार बिल्कुल नहीं है, अगर वो अंडर द टेबल इनको लाखों रुपया दे सकता है। और अगर वो वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों की बेहतरी के लिए वक्फ की जा रही है तो वो उसके असली हकदार तक क्यों ना पहुंचे। तो वो चीज इसमें हट गई है अब जो बिल आया। दूसरी बात ये है कि जो शरीयत है वहां पर मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो बराबरी का दर्जा रखती हैं, मर्दों के बराबर का दर्जा रखती हैं, लेकिन ये चीज मुस्लिम कम्युनिटी के जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं या जो अपने आप को इसके ठेकेदार कहते हैं, उन लोगों की समझ में नहीं आती और वो लोगों तक इस बात का पैगाम नहीं पहुंचाते। तो ये बिल जो है उसमें महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। इससे ज्यादा वेलकम स्टेप और क्या हो सकता है। पर फराह जी एक बात, फराह जी आपने जो महिलाओं की बात की उसमें मैं एक बात, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है, डिबेट्स में भी बार बार सवाल उठा, अब ये जो नया वक्फ कानून जो बनेगा उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी तर्क देते हैं, कहते हैं कि भाई पुराने वाले कानून में जो है कौन सा आप रोक सकते थे, वहाँ भी महिलाओं की भागीदारी रख सकते थे। अब ये तो जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो सरकार बनाती है, अब तो बीजेपी की सरकारें थी उन्होंने बनाए, तो फिर महिलाओं को भागीदारी क्यों नहीं मिली? तो ये बात सोचे ना, जिन लोगों का जो सरकारें रही हैं अब तक, कांग्रेस की सरकारें रही हैं,
वो क्यों सो रही थी, क्यों महिलाओं को उनका जो है वो एक रुतबा नहीं दिया गया, महिलाओं की भागीदारी को क्यों नहीं रखा गया। लेकिन अब क्योंकि ऑन पेपर ये मैंडेटरी हो गया है, इसलिए उस कमेटी में महिलाएं रहेंगी ही रहेंगी। ये सबसे बड़ा वेलकम स्टेप है। इससे अलग बात ये है कि अभी तक क्या था कि सिर्फ ट्रिब्यूनल जाएंगे, ट्रिब्यूनल में ही जो फैसला होगा वो उसका लास्ट एंड फाइनल जो था वो जजमेंट होता था। लेकिन अब आप उसकी अपील में जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लड़ाई जो है आपके सिर्फ एक मकाम पर जाकर के नहीं रुक जाती, आपके पास में और ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। तो जब हमारे यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है तो वहां तक जाने के लिए क्यों पाबंदी थी, क्यों ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम फैसला मान रखा था। तो ये चीज इसमें से हट गई है, ये बड़ा वेलकम स्टेप है। और सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो बार बार जो चीखा चिल्ली हो रही थी, जैसे ट्रिपल तलाक के मामले में चीखा चिल्ली हुई कि इसमें जो जेल का प्रोविजन था इसको पनिशमेंट का प्रोविजन रख दिया गया है, क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अगर पति जेल में चला जाएगा तो कैसे भरण पोषण देगा, कैसे वो अपने बच्चों को पालेगा, वो तो रखेगा नहीं। तो इन्होंने बहुत वावेला मचाया। हालांकि अभी तक भी किसी व्यक्ति को 3 साल की जेल मैंने नहीं सुना है, सबके ट्रायल्स ही चल रहे हैं। तो ये मैंने तब भी कहा था कि ट्रायल पूरा होने के बाद में ही उसको अगर साबित हो जाता है तभी उसको सजा होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो वही चीज यहाँ है, इन्होंने चीखना शुरू कर दिया नॉन मुस्लिम का पार्टिसिपेशन। नॉन मुस्लिम के पार्टिसिपेशन को लेकर के इतना वावेला मचाया हुआ है कि आपके जो है कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, मस्जिदें छीन लिए जाएंगे, आपके हक खत्म हो जाएंगे। आप ये बताइए, जितने भी दरगाह हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हैं और कमेटी उनको देती है, तो वहां जो जितना चढ़ावा चढ़ता है तो क्या वो सिर्फ मुस्लिम लोग ही चढ़ाते हैं, वहां के नॉन मुस्लिम लोग नहीं चढ़ाते? वैसे बहुत सारी चीजें तो वजाहत भाई ने अपने उसमें क्लियर कर दी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर आप चढ़ावा लेने को मंजूर कर सकते हैं, वहां के चढ़ावे को ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तब आपको कोई एतराज नहीं है नॉन मुस्लिम से चढ़ावा लेने के लिए। लेकिन अगर नॉन मुस्लिम उसकी केयर टेकिंग के लिए उस कमेटी में शरीक कर लिया जाता है, कमेटी में आ जाता है, तो आपको परेशानी हो जाती है। तो और फिर दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहे हैं, संविधान से चलेंगे, संविधान को मानेंगे। जब भी कोई बात आती है वो कहते हैं जी नहीं हम तो जो है संविधान से चलेंगे। तो आर्टिकल 14 का क्या करेंगे? आर्टिकल 14 जो है वो समानता का अधिकार देता है। तो समानता के अधिकार में अगर बॉडी में मुस्लिम लोग हैं तो नॉन मुस्लिम उस जगह की केयर टेकिंग क्यों नहीं कर सकते जहां पर वो अपना पैसा दे रहे हैं, जहां पर अपना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जहां के लिए वो अपनी एक आस्था रखते हैं, जहां पर जाकर के वो अपना माथा रगड़ते हैं। हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी में जो है वो ये जो दरगाहों का कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, दरगाहों में जाकर के सजदा करना नहीं आया है, लेकिन हिंदू तो करता है, नॉन मुस्लिम जाते हैं मत्था टेकते हैं। तो जो आप बात कह रही है, मैं उसमें शादाब साहब एक चीज, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जमीनों का मामला है, सरकार की नजर जो है मुसलमानों की जमीनों पर है, सरकार इन मुसलमानों की जमीनें लेकर अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहती है। ये बार बार जो है ये आरोप लगाया जा रहा है। क्या इसमें जो वक्फ की जमीनें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित है नए विधेयक में? सीधी सी बात है कि क्या इस तरह की सरकार अगर मंशा रखती है तो आप उसको रोक सकते हैं? अशोक जी, एक कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। देखने वाले की आंखों में खूबसूरती होती है। अब आपने अगर चश्मा लगा लिया और आपने ये तय कर लिया कि आपको तो नफरती आंखें आपकी हैं और आपको बुरा बुरा देखना है, तो खूबसूरत चेहरे में भी आप बुराई ढूंढ लेंगे। और अगर आपने अच्छी नज़र से देखना शुरू किया, तो प्यार की नज़र से देखना किया, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ खूबसूरत नज़र आती है। दिक्कत यह है कि आंखों में खोट किसी के है और इल्ज़ाम किसी और पे। हम ये कह रहे हैं कि जो खुद चोर होता है उसे सब चोर नज़र आते हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं चोर मचाए शोर। वही हाल चल रहा है। और आप कह रहे हैं कि ज़मीनें लूट लिया। मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 3 हज किए हैं और मज़बूत मुसलमान हूँ, अपने आप को मज़बूत मुसलमान कहता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ। कुरान, अपने नबी, अपने सहाबाओं पे मज़बूत यकीन रखता हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ किसी मुसलमान को, जितना मैं मोदी जी को जानता हूं, जितना मैं संगठन को जानता हूं, सरकार को जानता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि किसी मुसलमान को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी मोहल्ले की,
किसी गली की किसी इबादत गाह पे अगर आंच आ जाए, हमारा गिरेबान पकड़ लीजिएगा, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। बेवजह डरा रहे हैं, कहते हैं खुदा से डरने वाली कौम है, बिना अल्लाह की मर्जी के एक सूखा हुआ पत्ता नहीं हिलता, और हालात ये बना रहे हैं कि डरा रहे हैं। ये मौलाना कह रहे हैं बीजेपी खा जाएगी, फला ऐसे कर देंगे मोदी जी। अरे कैसे कर सकते हैं अगर मेरा अल्लाह ना चाहे तो? गरीब मुसलमानों को फ्रंट फुट पे रखते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं उन्हें आगे रखते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, गरीब मुसलमानों को बलि का बकरा बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो राजनीति के सहारे, अभी देख रहे हैं आपकी बैक फुट पे खड़ी है कांग्रेस। वो कांग्रेस जो 100% वोट लेती है, उनके अध्यक्ष 2 शब्द नहीं बोले, 2 शब्द नहीं थे मुसलमानों के लिए बोलने के लिए उनके पास, और वोट चाहिए 100%। क्या ये नहीं देख रहा है मुसलमान? ये नहीं देख रहा है कि बैक फुट पे खड़े हैं और आम मुसलमान को कह रहे हैं कि आप आओ, आप लड़ो, आप शाहीन बाग बनाओ, आप ऐसे करो, और पिटाई होगी कल को, अराजकता फैलेगी तो मरेगा कौन? गरीब मुसलमान। और पीछे से खड़े होके मलाई कौन खाएगा? ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो बेवकूफ। अच्छा, मुझे एक टेक्निकल सवाल का जवाब दीजिए। मैं फिर से, क्योंकि बार बार सब मेहमानों ने, अभी फराह फैज जी ने भी सवाल उठाया कि भाई, उन्होंने कहा लूट खसोट होती थी। ये तरीका भी उन्होंने बताया कि दरअसल एक प्रॉपर्टी है, उसका ओरिजिनल रेंट जो है वो 50,000 होगा, 5,000 ऑन पेपर पे लिया जा रहा है, बाकी अंडर टेबल लिया जा रहा है। ये सब लोग कर रहे हैं, इस तरह की चीजें चल रही थी। इसलिए जो है वक्फ बोर्ड जितने उनको सरकार से पैसा लेना पड़ रहा था, इतनी बड़ी जमीनें होने के बावजूद। पर सवाल यह है कि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो नया कानून बनने जा रहा है, इसमें भी ऐसी कौन सी चीज है कि जो इस करप्शन को रोक लेगी? इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है करप्शन रोकने का। नहीं, कौन कह रहा है? विपक्ष के आरोप है सीधा सीधा। मैं बताता हूं, मैं कह रहा हूं कि फराजी 2 चीजें हैं। एक लाइन ये कि जो आदमी, अभी मैं देख रहा था 5 स्टार होटल 1 रुपए की लीज पे, आप इमेजिन कर सकते हैं 1 रुपए सालाना की लीज? तो इसका मतलब पीछे बैकडोर से सेटिंग हो रही होगी ना, कि भाई पीछे से अलग से पैसा ले रहे हैं, दिखाने के लिए 1 रुपए साल लेना है। ये कानून रोक देगा उसको? अब बिल्कुल रोक देगा। आपको मैं बता रहा हूं, अधिकार ये है कि आपके पास एक्ट है और उसमें प्रावधान है कि मार्केट रेट से पैसे की वसूली की जाए। जो किराया है, जो सर्कल रेट का किराया, हम तो अपने यहाँ घोषणा भी कर चुके। और आपको जान के ताज्जुब होगा, आप गूगल पे गूगल कर सकते हैं, कलियर के अंदर जिस दुकान का किराया 50 रुपए था, जिस दुकान का किराया 500 रुपए था, उसे 5,000 कर दिया। जिसका 1,000 था उसका 10,000 कर दिया। भाई जब आप कमा रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? या तो आपकी कमाई ना हो, अगर आपकी इनकम हो रही है। हो क्या रहा है कि जो कांग्रेसी बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये बैठे हैं वहां किराएदार बनकर, 5 रुपए की अपनी रसीद कटाते हैं 25 रुपए की, और दुकान वाले से ले रहे हैं 1 लाख रुपए। वक्फ बोर्ड को मिलते हैं 25 रुपए, और बीच में ये खा रहे हैं 1 लाख रुपए। मामला क्या है? शिकमी किराएदार रखे हुए हैं, शिकमी किराएदार रख नहीं सकते वो बोर्ड में शिकमी किराएदार। अब दिक्कत यह है कि एक्ट इतनी बुरी तरह से उलझा हुआ था कि इनके ऊपर कार्रवाई करो तो दिक्कतें आ जाती हैं, और बार बार ये हल्ले मच जाते हैं, अरे जुल्म हो रहा है। अभी शिकमी किराएदारों के ऊपर हमने कहा इनका सबका लाइन चेक करा दीजिए, जो शिकमी किराएदार हैं सब आउट होंगे, जो जरूरतमंद है उसको देंगे ना। अभी इन प्रॉपर्टी को डेवलप कैसे करेंगे मैं आपको बता। अब आपने जो जरूरतमंद की बात की ना, मैं कासमी साहब ये मैं अपनी बात पूरी कर दूं, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूं अभी मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। अगर आप लोग कह रहे हैं कि भाई अब जो किराया भी ज्यादा आ जाएगा, प्रबंधन बढ़िया हो जाएगा, तो क्या ये जो पैसा आएगा ये कौन सुनिश्चित करेगा कि इस पैसे से गरीब मुसलमानों के लिए जो है, मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूल बने, गरीब मुस्लिम उनके लिए जो है घर बने, ये सब चीजें कैसे होंगी, उनका इलाज हो सके, ये सब चीजें कौन सुनिश्चित करेगा, कैसे होंगी? वही बता रहे हैं। मैं लाइनअप यही है कि अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनके ऊपर डेवलप करेंगे, जो खाली प्रॉपर्टीज पड़ी है सरकार के साथ मिलकर इनके ऊपर गरीब मुसलमानों के लिए आवास बनाए जाएंगे जो बेघर है। जैसे प्रधानमंत्री अडानी को बेच देंगे, यही तो कैसे अडानी, ये तो इसी पे अटके हुए हैं, ये अडानी अंबानी से बाहर नहीं निकल रहे। अब ये कहते हैं फला को दीजिए, भाई तुम्हारी सरकारों में दिया है, तुम्हारी सरकारों में लूट हुई है, रिकवरी भी तुम्ही से करेंगे, चिंता मत करो, और गरीब मुसलमानों को उनका हक देंगे। हम ये कह रहे हैं कि इन प्रॉपर्टीज के ऊपर 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, 75 साल में आपने क्या किया? आपने किया ना यूनिवर्सिटीज बनाई, ना स्कूल बनाए, ना कॉलेजेस बनाए, ना यतीम खाने बने, ना शेल्टर होम्स बने, कुछ भी तो नहीं किया, बेवकूफ बनाया सिर्फ मुसलमानों का। अब मोदी रिजीम का वक्त आ गया है, अब क्या होगा? अब यूनिवर्सिटीज बनती हुई नजर आएंगी, अब आपको अच्छे अस्पताल दिखाई देंगे, अब गरीबों को शेल्टर होम्स मिलेंगे, बेसहारों को सहारा मिलेगा। अब तैयारी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं अपने यहाँ जितने आपके यहाँ व्यूवर्स होंगे इनसे कहिए जरा चेक करें, हमने उत्तराखंड में मॉडर्न मदरसा स्थापित किया है।
हम मॉडर्न मदरसे बनाने जा रहे हैं। कैसा होगा गरीब मुसलमान बच्चों का भविष्य, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। पर फिर मेरा यहाँ पर सवाल है कासमी साहब, आप भी, मैं चाहता हूँ इस पर आप दोनों लोग इस पर रखे हुए। फराज जी आपके पास भी आ रहा हूँ। सवाल है कि सुनिश्चित कौन करेगा, इसमें तो राज्य सरकारों की भूमिका है ना। अगर राज्य सरकार ही करप्ट होगी तो फिर ये कानून क्या कर लेगा? मुझे टेक्निकली मैं समझना चाहता हूँ। समझा दे रहा हूँ बिल्कुल एकदम। दो सवाल आएंगे इस बीच में। एक तो शादाब भाई की गुफ्तगू से आया है कि किसी को किराया दिया गया है तो आगे उसने किराए पर दे दिए, इसको हम लोग सब रेटिंग बोलेंगे, और सब रेटिंग वक्फ बोर्ड के एक्ट में भी नहीं है और इस्लाम में भी हराम है। दो बात। और अंकुश रखने के लिए डीएम का क्यों इसमें प्रावधान लाया गया है अशोक भाई? डीएम का प्रावधान यह है कि डीएम के हाथ कानून से बंधे हैं। अध्यक्ष जो है वो पॉलिटिकल है, मुतवल्ली पॉलिटिकल है, बिल्कुल। मेंबर्स पॉलिटिकल हैं, डीएम जो है वो पॉलिटिकल नहीं होता, वो कानून से बंधा। उसको मालूम है कि 10 साल बाद भी तेरी जांच हो सकती है अगर तू इसमें कुछ गड़बड़ करके जाएगा। कैग करेगा जांच? मुफ्ती साहब आपकी बात को बढ़ा, इसलिए वो सर्किल, अच्छा कैग भी कैग आ गया, कैग को जोड़ दिया। कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, नहीं तो कैग निपटा देगा वो। अच्छा फिर इसमें एक चीज और आई है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अशोक भाई। मैं क्या है, मैं शुरू दिन से एक बात कह रहा हूं मुसलमानों से कि मेरे भाई विरोध भी कर लो, कोई बात नहीं, विरोध मंजूर है, हमें पत्थर मारो मंजूर है, लेकिन बिल पढ़ लो। सही। सीए में जैसे आपने हंगामा किया ना, जबरदस्ती वाला कि नागरिकता जाएगी, कई सालों के सीए आया, कुछ नहीं गई है, आपने बिल पढ़ा नहीं। अभी इसमें जो ऑडिट का है ना अशोक भाई, आपका ऑडिट अब तक तो क्या था, सरकार से आपने पैसे ले लिए 50 करोड़ 100 करोड़ जितने भी आपको जरूरत है, हिसाब मांगा तो कह दिया यार ये मजहबी बॉडी है और नीम सरकारी बॉडी है, इसका क्या हिसाब है। अब आपको ऑडिट का प्रावधान लाइए सरकार, ट्रांसपेरेंसी है, आईने की तरह साफ आपकी शक्ल होगी, वरना आप मुतवल्ली नहीं रहेंगे, आप जेल जाएंगे, करप्शन में जेल जाएंगे, आपके खिलाफ 420 का मुकदमा होगा। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको ना मैं मुसलमानों से बहुत लास्टली, चूंकि मैं मुझे समझता हूं कि हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, कि अपील है मेरी, हाथ जोड़ के अपील है भाई, जितनी गालियां देनी है दो, पत्थर मारने मारो, लेकिन मैं कहता हूं ना पढ़ के करो जो कुछ करना है। जब आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने से एक 7 साल के बच्चे से QR कोड दे करके अपील करा रहे थे, तो भी मैं कह रहा था कि आने वाली नस्लों के दिलों में नफरत ना भरो आप। यार ये मत बताओ कि तुम्हारा जो है वो विकास और अशोक मिलकर तुम्हारा हक खा गए हैं। आप ये बताओ कि ये प्यार का, मोहब्बत का देश है। आप ये बताओ कि गंगा जमनी तहजीब ये है कि सिख जो है पंजाब में मस्जिदों की सफाई कर रहे हैं, हरियाणा में मेरे हिंदू भाई कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि विरोध करना था, करते आप। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी आलिम है, सब इंसाफ से काम लेते, तो इंसाफ ये था कि बिल को पढ़वाते, हिंदी उर्दू की कॉपियां वहां रखते। और मैंने एक चीज नोट की, जेपीसी में जितने ग्रुप आते थे सब डाउट्स क्लियर करते थे, सब वहां चाय पी के खुशी खुशी हाथ मिला के जाते थे, बाहर निकल के मीडिया से कहते थे डाउट्स क्लियर नहीं हुए। कोई भड़का रहा है ना, इसका मतलब कोई भड़का रहा है। पर फिर सवाल है कि बिल में अशोक भाई, बिल में मैं बता रहा हूं, बिल पढ़ के सुनाऊंगा मैं, अगली बार जब आऊंगा लेके आऊंगा। बिल में मेंशन की गई है ये बात कि आपकी मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को, यहाँ तक कि जो वक्फ में रजिस्टर है प्रॉपर्टी, उनको सरकार छेड़ेगी नहीं। फिर भी आप हंगामा है, फिर भी आप देश को शाहीन बाग बनाना चाहते हो, फिर भी आप देश में आग लगाना चाहते हो, फिर भी आप हमें पत्थर मारना, कोई बात नहीं। मैं कहता हूं पढ़े लिखे बनो मेरे मुसलमान भाइयों, पढ़े लिखे बनो और पढ़ लिख करके आगे बढ़ो। इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। इन्होंने अच्छा एक चालाकी और हुई है, छोटी सी प्लीज, एक चालाकी और हुई है। चूंकि 90% मुसलमान को वक्फ से कोई लेना देना नहीं था, चालाकी ये की कि इसमें मजहब को इन्वॉल्व कर दिया, तुम्हारी मस्जिदें छीनेंगी, तुम्हारी जाहिर सी बात है वो तो मुसलमान इमोशनली जज्बात से खेला जा रहा है, मुसलमान इमोशनली बाहर आ गया है और वो अलग। अब मैं समझता हूं आप देख रहे होंगे 2 दिन से कुछ हंगामा नहीं है, बिल पारित हो गया, मुसलमान समझ रहा है और मेरे ख्याल मुझे अपील भी करता हूं कि वो समझे और समझेगा भी। ओके, ये इंटरेस्टिंग बात है कि 90% मुसलमानों का वक्फ से दरअसल कुछ लेना देना, लेकिन इसमें इसको मजहबी एंगल देकर इसको किसी हद तक जो है आम मुसलमानों को भड़काने की कोशिश है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर मैं आखिरी कमेंट्स के लिए आऊंगा फराफ जी के पास, कासमी सिर्फ का और हमारे साथ जो है बाराबंकी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ वमीक भाई, उनके पास आऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में
फ्रेशनेस, लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, वक्फ संशोधन विधेयक जो है पारित हो गया, क्या बोल रहे हैं मौलाना और मुस्लिम विद्वान, हम उस पर लगातार इस वक्फ संशोधन विधेयक जो है उसको लेकर लगातार बात कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, देखिए मैं एक बात फराज जी आपके पास आऊँगा और कासमी साहब आपके पास और वामिक साहब आपके पास भी आऊँगा। मुझे एक किसी ने किस्सा भेजा, और ये किस्सा नहीं बल्कि एक हकीकत है और ये जानना बड़ा ज़रूरी है। दरअसल ये भी हो रहा है कि वक्फ बोर्ड में जो लोग मुतवल्ली थे वो बाकायदा कब्रिस्तान की जमीनें भी बेची जा रही थी। बिल्कुल। और इन कब्रिस्तानों की जमीनें जिस तरह से बेची जा रही थी, किसी ने मुझे बताया कि लखनऊ में तालकटोरा जो कब्रिस्तान है वहां पर जो है किसी व्यक्ति ने, किसी एक काजमी साहब थे, उनका किसी का देहांत हुआ, उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन खरीदी, लेकिन जब वो कब्रिस्तान जाना चाहते थे तो आसपास की जितनी जमीन थी वो मुतवल्ली ने वो आसपास की तमाम जमीनें बेच दी थी। तो उनको वहां तक पहुंचने के लिए भी किसी दूसरे की जमीन से किसी दूसरे का कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए, अपनी खरीदी हुई जमीन तक पहुंचने के लिए उनको 10 तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इसीलिए जो है अब कम से कम मुस्लिम कौम के साथ ये नहीं होगा, क्योंकि अब जो है राहत इंदौरी का एक बड़ा खूबसूरत शेर भी है, 2 गज जमीन ही सही मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। तो कम से कम ये तो है कि अब आम मुसलमान जो है उसको उसकी जमीन का तो हक मिलेगा जो जमीन उसको वक्फ में मिली है। फराज जी, क्या ये संभव हो सकेगा? और ये कब्रिस्तान की जमीनें भी बिक रही थी, ये सब चीजें हो रही थी देश में, लोग जानते ही नहीं। बिल्कुल ये बात सच है और मैंने आपको बताया भी है कि किस तरह से इसमें लूट मची हुई थी। एक्चुअली ये जो वक्फ के नाम पर जो है कुछ लैंड माफियाज का कब्जा था, और अब ये बिल आ जाने से क्या होगा कि जो आम मुसलमान है वो इन माफियाज के गिरफ्त से निकल करके सरकार के संरक्षण में चला जाएगा, कानून के संरक्षण में चला जाएगा। अब उसको अधिकार होगा अपनी बात कहने का, अपनी बात सुनाने का। और क्योंकि देखिए कि इसमें जो पावर्स हैं वो डीएम को चली गई हैं, तो अब उसे मीलों दूर सफर तय करके खर्चा करके नहीं जाना पड़ेगा। अपनी शिकायत के लिए, अपनी परेशानी के लिए वो अपने जिले के कलेक्टर के पास में जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा इसमें बदलाव है जो आम मुसलमान के फेवर में है, और ये चीज जो है वो मुसलमान को थोड़ा टाइम बाद में समझ में आएगी जब उसको इस बिल से राहत मिलना शुरू हो जाएगा। और मेरा सवाल, मेरा थोड़ा सा एक दर्द ये भी है कि क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ और जब मैं फैमिली कोर्ट्स में कभी जाती हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, तो वहां पर मैं ये देखती हूँ कि मेंटेनेंस के लिए जो ज्यादातर औरतें हैं वो मुस्लिम औरतें हैं, और वो छोटे छोटे बच्चों के साथ में मेंटेनेंस पिटीशन फाइल करते हैं। और 125 सीआरपीसी जो अब 144 बीएनएसएस है, तब्दील हो चुकी है, उसमें अपना सूट फाइल करके मेंटेनेंस के लिए धक्के खाती है, एडवोकेट्स की खुशामदे करती है, और वहां फिर कोर्ट से उनको रिलीफ मिलता है। तो ये सारी जिम्मेदारी जो थी वो वक्फ बोर्ड की थी, ये उस प्रॉपर्टी की थी जहां अगर ये कहते हैं कि इस देश में तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो वक्फ बोर्ड है, तो सच्चर कमेटी को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि इस देश में मुसलमान की स्थिति जो है वो दलितों से भी बदतर है। अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक लोग भी दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर आम मुसलमान का भला कहाँ हो रहा है? सही बात जी। तो आम मुसलमान का तो कल तक भला हुआ ही नहीं है। हो सकता है कि इस बिल के आने के बाद में सरकार के थ्रू आम मुसलमान का कुछ भला हो जाए, और यहाँ पर हॉस्पिटल बने जिन चीजों के लिए एक्चुअली ये वक्फ बोर्ड का गठन। मेरे पास समय बहुत कम है, वामिक साहब। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने। वामिक साहब, मेरे पास समय बहुत कम है। वामिक साहब और कासमी साहब से छोटे मैं जल्दी से बहुत जल्दी जी एक छोटी सी और बात है अशोक भाई, मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि देखिए जब भी हम कोई काम करेंगे तो उसमें अपोजिशन तो झेलना पड़ेगा, हर अच्छे काम के लिए अपोजिशन झेलना पड़ता है, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी झेला है। तो 370, ट्रिपल तलाक और अब ये वक्फ बिल, ये सब चीजें उसी कड़ी की उसी चेन में कड़ियां हैं। और अब अगला जो स्टेप है वो यूसीसी है, तो उनके लिए छोटा सा शेर है कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तो ये वक्त बिल तक बात नहीं बनेगी। वो तो इम्तिहान तो लगातार लगे रहेंगे। लेकिन वामिक जी, क्या
आप लोग या मुस्लिम मौलाना आम मुसलमानों को समझा पाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि एक चुनौती होगा कि भाई ये जो है ये जो नया कानून जो है वो आपके विरोध में नहीं है। अशोक साहब, ऐसे हालात बन जाएंगे इंशाल्लाह कि लोग खुद ही समझ जाएंगे कि ये इसकी असलियत क्या है। मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचा दी जाए कि इन वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों को ये ऑर्डर किया जाए कि जो मस्जिद में इमाम हैं हमारे, वो बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं। इस पर भी मैं बात करूंगा अशोक भाई इसी वक्फ के पैसे से उनकी एक तनख्वाहें बांध दी जाए, कम से कम उनको एक सहारा हो जाएगा। बिल्कुल सही। और वो पैसा भी सही यूटिलिटी में यूटिलाइज हो जाएगा। चलिए हम इसको ऊपर तक जरूर आपकी बात जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जल्दी से कासमी साहब, एक बात, मेरे पास एक सवाल आया था बहुत संक्षेप में, प्रणव शुक्ला है वो ये बार बार उन्होंने मुझे सवाल भेजा, उन्होंने कहा इस संशोधनों को लेकर कुछ मौलाना इतने डरे हुए क्यों हैं? दरअसल बात यह है कि जो इंसान सिद्धांतों को की तिलांजलि दे दे वो तो डरेगा ही, वरना डरने की तो कोई बात ऐसी है ही नहीं। इसलिए कि देश में संविधान है और संविधान के अनुसार ही तमाम, पहले देखिए आप ये देखिए कि पार्लियामेंट से कानून बन के आ रहा है। ओके, मैं तो एक बात ये कहूँगा मुसलमानों के जो बात आ रही है कि दरअसल हमने उत्तराखंड के अंदर मदरसा बोर्ड में अपने मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में 30 सेकंड हाँ, मैं 30 में बात कर रहा हूँ, देखो अशोक साहब, तो और 25 बोल के, तो हमने मदरसों में जोड़ा और मुसलमानों में ये बात कह रहे हैं कि एक तो नियमित टीकाकरण होना चाहिए ताकि ये हेल्दी रहें। नंबर 2, जनसंख्या जितने चादर उतने पैर फैलाइए, जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, गाय एक ऐसी प्राणी है हमारे देश में कि अगर जिन माओं को दूध नहीं उतरता, कम होता है, तो वो माँ के दूध की क्षति को पूरा करता है। इसलिए हमने कहा लॉजिकल तुम तो हमारी माँ हो। तो नंबर 4, गंगा, जल ही जीवन है, और हिमालय हमारे पर्यावरण की भी वो करता है और हमें उसके संरक्षण के लिए। अशोक साहब, सर मैं ओवरशूट कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं इस पर जरूर हम डिस्कशन करेंगे। एक मिनट बस, एक सेकंड पूरी वो कर दूं मैं आपको। बस ये कहना चाहूंगा मुसलमानों से कि ये 4-5 चीजें आप पकड़िए और बाकी जो है आप खुद स्वयं अपना नेतृत्व करेंगे। ठीक, आपको किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं। चलिए उम्मीद करेंगे कि कम से कम आम मुसलमान इसको समझ सकेगा। और मेरे मेहमानों ने जो है आज बहुत सारे शक और सवाल उनके जवाब देने की कोशिश की, लेकिन भविष्य में भी हम लगातार जो सवाल उठ रहे हैं उन पर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।